आज बच्चों हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लेंगे चैप्टर तो मुझे लगता है तैयार हो जाएगा। और एग्जाम के पहले आप आधे घंटे चाहो तो रिवाइज भी कर सकते हो, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। और 99.99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आएगा। अब भाई ना आए तो तुम्हारी किस्मत है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 99.99% चांस है कि एक क्वेश्चन आता है। और ऐसा आता है कि तुम कर भी ले जाओगे, चाहे जितना घुमा फिरा के आएगा। जब आपको चैप्टर पढ़ा देंगे तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले जाओ, कैसा भी आए। बॉइलिंग पॉइंट का आटा निकालने के लिए आए, मैकेनिज्म पर बेस्ड आए, कैसा भी आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आए, है ना, क्लासिफिकेशन पे आए, एग्जाम्पल्स पे आए, कुछ भी आए आप कर ले जाओगे। तो बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स बेटा होते क्या है? पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड होते हैं। और मॉलिक्यूलर मास बेटा जो होता है 10³ से 10⁷ AMU के रेंज में होता है। मतलब ये एवरेज रेंज है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होता है। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी, है ना, स्मॉलर यूनिट्स। अब यूनिट्स को हम बाद में मॉलिक्यूल भी कह देंगे। जब बहुत सारी छोटी छोटी मतलब यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं तो बेटा हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन लगभग सभी को पता होगी, ऐसा नहीं है। अब सुनो बेटा जरा, आपसे कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैं बेटा यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैंने हम स्टार्टिंग में मैंने एक नोट लिख दिया, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब जिनका साइज काफी बड़ा होता है। मैक्रो मतलब जानते हो लार्ज, बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। अब कहो इस स्टेटमेंट पर ही सवाल बेटा आ जाए। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जितने मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं कोई जरूरी नहीं कि सारे पॉलीमर हों। अब समझिए जरा पॉलीमर्स में और मैक्रोमॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। तो पॉलीमर्स का मतलब ही पॉली मतलब मेनी और मर्स का मतलब यूनिट। पॉली का मतलब मेनी और मर्स का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट्स। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन करें उससे बने। लेकिन मैक्रोमॉलिक्यूल में ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है। मैक्रोमॉलिक्यूल में कंटेन अ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल से भी मैक्रोमॉलिक्यूल बन सकता है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है। लेकिन पॉलीमर्स में क्या होगा, बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन जरूर करेंगे। तो ये भी बेटा स्टेटमेंट याद रखिएगा। आमतौर पे वैसे जो स्टार्च होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लोग इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोल देते हैं क्योंकि उसके एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है। हालांकि इनडायरेक्टली देखा जाएगा तो वो भी होगा पॉलीमर ही, क्योंकि भाई प्रोटीन जब बनेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के आपस में कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। लेकिन एज ए होल जब उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये थोड़ी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए हैं, है ना। और जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनता है तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं। पॉलीमर बनता है तो इसमें भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं। तो तुम कहोगे सर पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल में भी अंतर क्या है? कि अंतर है। अगर हम इंडिविजुअल साइज देखें किसी कंपाउंड का, इंडिविजुअल साइज देखें मॉलिक्यूल का, और वो काफी बड़ा साइज का मॉलिक्यूल हो तो उसे मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। बाकी अगर बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन लिया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है।
अब मान लीजिए कोई हार्मोन है, मान लो इंसुलिन है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल में उनको रख सकते हो आप, क्योंकि उसमें सिंगल मॉलिक्यूल का साइज ही काफी बड़ा होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल मॉलिक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन पॉलीमर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बनता है, ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए पॉलीमर तो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल हो ही जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे तो बड़े साइज का मॉलिक्यूल बन ही जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमराइजेशन से बना हो या बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ने से ही बना हो। एक सिंगल इंसुलिन का मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, हालांकि उसमें भी अंदर जाओगे तो बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तभी बनता है, सब जानकारी आपको होगी। तो मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में बेटा डिफरेंस ये है, जनरली हम लोग पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल एक ही मान लेते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस तो थोड़ा बहुत होता ही है। बेसिक डिफरेंस यही होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, पर इतना डिस्कशन इसके लिए बहुत है, खाली ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। अब जरा आते हैं आगे, हमारा बेटा मतलब किससे, पॉलीमर्स का पूरा एक क्लासिफिकेशन होता है। पॉलीमर्स का पूरा एक क्लासिफिकेशन होता है कि किस किस बेस पर ये हो सकते हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, जो यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। मोनो मतलब सिंगल, मर्क मतलब यूनिट। जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। दो जुड़े तो डाइमर, तीन जुड़े तो ट्राइमर, बहुत सारे जुड़े तो पॉलीमर, है ना। अब वो मोनोमर सेम टाइप के भी हो सकते हैं, मोनोमर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सेम टाइप के हैं तो उसे हम आगे चल के होमोपॉलीमर बोल देंगे। और जो आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं अगर वो एक से ज्यादा टाइप के हैं तो उसे हम लोग कोपॉलीमर बोल देंगे बेटा, है ना। तो आगे से हम क्लासिफिकेशन लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेटा पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन पे आते हैं, और बेटा इसको क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस होते हैं। जैसे पहला बेसिस तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। दूसरा बेसिस क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। कई सारे बेसिस होते हैं इसके, तो एक एक करके हम लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे होंगे, तो सबसे पहले बेटा मैं लेता हूं, पहले मैंने यहां लिखा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया यहां पे, इसको कैसे कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो बेटा। हमने पहला क्लासिफिकेशन हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स बेटा जो होते हैं ना, इनके टाइप के बेसिस पर। अब आपको पता है मोनोमर्स अगर सभी सिंगल टाइप के हैं तो उसे बोलते हैं होमोपॉलीमर, और मोनोमर्स अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर्स। तो इसका मतलब इस बेसिस पे तो दो टाइप के होते हैं होंगे। एक को क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर्स। बहुत ही आसान है, तो अरे सुनते सुनते तुम्हें याद हो जाएगा। और दूसरे बेटा क्या होते हैं, कोपॉलीमर। को का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, मतलब साथ में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल लिए जाए तो होमोपॉलीमर में क्या होगा, ऑल मोनोमर्स आर सेम। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल आप लेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आगे आएंगे, जैसे पीवीसी ले सकते हो, पॉलीएथिलीन ले सकते हो, अरे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, फिलहाल एक दो लिख रहे हैं। पॉलीएथिलीन ले लिया या पॉलीथीन कह सकते हो, बहुत सारे होते हैं, कोई थोड़ी और नॉन ले लो, है ना। कोपॉलीमर में बेटा क्या है, नेचुरल रबर ले लो, सिंथेटिक रबर ले लो, सब उसमें होमोपॉलीमर में आते हैं। कोपॉलीमर में क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। अगर बेटा मोनोमर्स का नंबर एक से ज्यादा टाइप का है, संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, संख्या तो इसमें भी हजारों हो सकती है, संख्या तो उसमें हजारों होगी, टाइप की बात हो रही है। सारे मॉलिक्यूल अगर एक जैसे हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं तो हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। अगर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के हैं, मोर देन वन टाइप लिखा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे, है ना। तो उसे क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर बोल देंगे।
अब कोपॉलीमर के एग्जाम्पल बहुत सारे आगे आएंगे जिसमें हम एक से ज्यादा मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे मान लिया आपने ले लिया डिक्रॉन, ये ले लिया बेटा डिक्रॉन, ये क्या है, कोपॉलीमर है, बताएंगे आगे क्या होता है। ये ले लिया आपने नायलॉन 66, क्या है ये, कोपॉलीमर है। तो एग्जाम्पल तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगे, एग्जाम्पल के चक्कर में तुम अभी ना पढ़ो। तो होमोपॉलीमर्स मतलब सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं, और कोपॉलीमर्स का मतलब, अब जानते हो क्या, आपको 4 एग्जाम्पल दे सकता है, आपको 4 ऑप्शन, हम क्वेश्चन बाद में कराएंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन देने के बाद पूछा इसमें कौन सा कोपॉलीमर है, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि वो नाम से ही लगभग क्लियर हो जाता है, नाम से क्लियर बहुत सारे होते हैं। इसमें फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, है ना, फिर उसे नाम देते हैं बेकेलाइट, मिलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन होता है, प्लास्टिक होती है बहुत सारी, है ना, नायलॉन 610 होता है, नायलॉन 210 होता है, नायलॉन 610 होता है। तो ये सब क्या है, कोपॉलीमर है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स पाए जाएंगे। ये बेटा पहला क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। ये आसान था, इसमें कोई दम नहीं था, है ना। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन तो बेटा स्टेटमेंट में बहुत सारे, मान लिया आपको 5 स्टेटमेंट दे दिए और 5 स्टेटमेंट बोला कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है, फिर ऑप्शन बना देगा। तो आपको बहुत कायदे से जानकारी, ये मत सोचना कि पॉलीमर का क्वेश्चन बहुत आसान ही आएगा। मतलब अगर चैप्टर आपको याद है और आपने रट्टा नहीं समझ के याद कर रखा है तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले जाओगे। रट्टा मारोगे तो हो सकता है कभी गलत भी कराओ, देखना भी जब हम प्रॉब्लम कराएंगे तो समझ में आएगा। तो दूसरा बेटा लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ, चलो ये ले लेते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब कहां से वो प्राप्त हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोर्स। पॉलीमर जो है उसकी ओरिजिन कहां से हो रही है, कहां से आके प्राप्त हो रहा है, कैसे बनाया जा रहा हो। तो बेटा सोर्स के आधार पर ये पॉलीमर जो होते हैं बेटा 3 टाइप के होते हैं। पहले पॉलीमर होते हैं नेचुरल पॉलीमर, पहले बेटा होते हैं नेचुरल, ये पॉलीमर प्राकृतिक जो नेचर में अपने आप बनते हैं। दूसरे बेटा पॉलीमर होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरे पॉलीमर जो होते हैं इन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। क्या समझे आप, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी मतलब होता है दोनों को मिला के बना दिया जाए। तो नेचुरल पॉलीमर का बेटा मतलब क्या होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे नेचुरल रबर होती है, अब एग्जाम्पल तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। नेचुरल रबर होती है, यही इसमें नेचुरल पॉलीमर में आ जाएगा। कॉटन होता है, कॉटन जानते ही हो, नेचुरल पॉलीमर में आ जाएगा। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हो, प्रोटीन्स हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब भी स्टार्च वार्च पे है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब भी आप चाहें तो नेचुरल पॉलीमर्स में मान सकते हो, मान क्या सकते हो, होते ही, मानना क्या इसमें। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के ओरिजिन जो होते हैं, जो लिविंग, हालांकि 99% तो प्लांट से ही बनते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ओरिजिन की भी हो सकते हैं। बहुत सारी एनिमल की स्किन होती है, वो नेचुरल की मानी जाएंगी, है ना, क्योंकि उसको आपने लैब में थोड़ी बनाया है। अच्छा, सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या है बेटा, सिंथेसाइज्ड इन लैब, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ये लैब में बनाए जाते हैं। आप इन्हें चाहो तो मैन मेड भी कह सकते हो। और आप जानते हो जमाना आजकल किसका है, मैन मेड ही, सिंथेटिक है। हम लोग जो कुछ भी है, हमारे हाथ में पेन है, क्या है, सिंथेटिक है, इसे आदमी ने तो बनाया है। पीवीसी है ना, ये पीवीसी है। घर में प्लास्टिक की सीट रखी होंगी जगह, बहुत सारे प्लास्टिक के स्विच बोर्ड लगे होंगे। ये बोर्ड है जो मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, सिंथेटिक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादातर पॉलीमर तो आजकल सिंथेटिक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको मालूम है नेचुरल चीजें थोड़ी महंगी भी हो चुकी हैं, है ना। नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, मान लिया हनी है, कॉटन है, ये सब नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। थोड़े महंगे तो आएंगे क्योंकि कम पैदा होते हैं,
और सिंथेटिक पॉलीमर जितने चाहो लैब में तुम सिंथेसाइज कर सकते हो, फैक्ट्री लगा लो, बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे पीवीसी है, नाइलॉन्स है, बहुत सारे टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, है ना, बिकेलाइट है, ये सब क्या होते हैं लैब में बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर्स हैं, ये सब लैब में बनाए जाते हैं। लेकिन बेटा सेमी सिंथेटिक भी आजकल फैशन में आ गया है। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर को मिला जुला के बनाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका मतलब है डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, उनसे बेटा डेराइव किए जाते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसमें नेचुरल पॉलीमर का भी कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर का भी होता है। नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर को मिला के बनाए जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। तभी तो नाम पड़ा सेमी सिंथेटिक, मतलब आधा सिंथेटिक है आधा नेचुरल है, और क्या, आधा हो या कुछ पार्ट हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। जैसे एक बहुत आसान एग्जांपल दे रहा है, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, तो एक कपड़े तो प्योर कॉटन के होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं वो तो प्योर कॉटन के होते हैं, नेता लोग वो पहनते हैं, है ना, प्योर कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और रोज देखा होगा बहुत कलर लगा के, स्टार लगा के बहुत एकदम कड़े कड़े कपड़े पहनते हैं वो, तो वो एक्चुअली कॉटन में बहुत देख रेख मांगते हैं क्योंकि नेचुरल है ना। और अगर उसमें थोड़ी सी हम टेरिलीन मिला दें, डेक्रॉन लिखा नहीं लिखा, डेक्रॉन को हम लोग टेरिलीन भी कहते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा टेरिलीन मिला दो या डेक्रॉन मिला दो तो नाम क्या हो जाएगा उसका, टेरिकॉट। अगर हम लोग भी कॉटन के कपड़े खरीदते हैं, प्योर कॉटन के कपड़े खरीदोगे तो थोड़े महंगे मिलेंगे, प्योर होना चाहिए लेकिन। तो हम लोग ज्यादातर कपड़े जो पहनते हैं वो आमतौर पर मिक्स होते हैं, है ना, सेमी सिंथेटिक होते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉटन होता है, थोड़ा सा उसमें टेरिलीन होता है, और उसका बेटा नाम हो जाता है टेरिकॉट। स्पेलिंग पे ध्यान देना, TTERY, टेरिकॉट। इसमें क्या है, थोड़ा सा बेटा टेरिलीन होगा, इसे डिक्रॉन भी कहते हैं, और थोड़ा सा कॉटन भी ले सकते हो, लो बन गया। तो जो टेरिकॉट हम लोग पहनते हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में, वो ज्यादातर कपड़े, 99% कपड़े तो ऐसे ही बनते हैं आजकल। चलो खैर, और तुम्हें दिखाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रेयॉन। रेयॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सिल्क जैसा देखने में लगता है। अब आपको मालूम है सिल्क तो नेचुरल पॉलीमर है ना, जो सिल्क होता है वो तो पता है नेचुरल पॉलीमर होता है, बहुत महंगा भी होता है। जैसे देखा हो घर में सिल्क मिल के कुछ कपड़े होते हैं जो खरीदे जाते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं वो, है ना। लेकिन सिल्क से मिलता जुलता आदमी ने एक उपाय निकाल लिया, उसका नाम क्या रख दिया, रेयॉन। आज के जितनी साड़ियां बनते हैं, कुर्ते उर्ते बनते हैं जेंट्स वाला के, वो ज्यादातर रेयॉन के बनाते हैं वो, क्योंकि नेचुरल बनाएंगे सिल्क का तो बहुत महंगा पड़ेगा, जल्दी मिलता भी नहीं आजकल। वैसे वो बोलते हैं लेकिन सब फर्जी होता है वो, और रेयॉन के ज्यादातर बने होते हैं। रेयॉन बेटा क्या होता है, सेल्यूलोज एसीटेट होता है। आप सेल्यूलोज लीजिए और उसका एसाइलेशन कर दिए। अगर आपने सेल्यूलोज लिया, आगे पढ़ाएंगे हम आपको बायोमॉलिक्यूल में, अब हालांकि पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपने सेल्यूलोज लिया और उसका एसाइलेशन कर दिया तो जो कंपाउंड बनेगा वो सेल्यूलोज एसीटेट बन जाएगा या डाई एसीटेट बन जाता है। एसीटेट लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज के एसाइलेशन से, एसाइलेशन में क्या होता है, CH3CO ग्रुप जो होता है वो सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके OH को H हटा करके आप COCH3 ग्रुप लगा दो तो उसे एसाइलेशन बोलते हैं। आगे केमिस्ट्री पढ़ ही चुके हो। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज एसीटेट जो होता है वो क्या है, रेयॉन है, लाइक सिल्क। लाइक लिखा मैंने, सिल्क मिल्क नहीं है लेकिन लाइक सिल्क। इसके अलावा बाकी एग्जांपल में यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। मान लिया आपने ले लिया बेटा यहां पे सेल्यूलोज नाइट्रेट, बहुत ही खतरनाक सेल्यूलोज नाइट्रेट जो होता है ना, इसे बेटा गन कॉटन कहते हैं। सेल्यूलोज का नाइट्रेशन करा देते हैं, सेल्यूलोज का नाइट्रेशन करा देंगे तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बन जाता है, इसे गन कॉटन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है, बहुत ही खतरनाक क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। गन कॉटन जो होता है बेटा बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है। जैसे TNT और ये सब TNT वाला होता है ना, तो नाइट्रेट ज्यादातर जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, ये सब ज्यादातर क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं ना। तो
तो ये देखो, अब हमने सेलुलोज लिया, ये क्या हुआ नेचुरल, और ये नाइट्रेट कहां से आया, सिंथेटिक पार्ट है, तो सेलुलोज नाइट्रेट बन गया सेकंड कॉटन। और भी बहुत सारे इस तरह के मटेरियल बना सकते हो। तो मतलब हमने कुछ एग्जांपल दिए जो एग्जाम में आ सकते थे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आप भी अपने मन से सोच सोच के लिख सकते हो कि जिसमें थोड़ा नेचुरल और थोड़ा सिंथेटिक मटेरियल मिला दिया जाए, उससे क्या बन जाएगा बेटा, सेमी सिंथेटिक मटेरियल बन जाएगा। जैसे मान लिया आपने नेचुरल रबर लिया, जैसे मान लिया आपने नेचुरल रबर लिया और इसमें थोड़ा सा सल्फर मिला दिया, इसे बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। क्या बोलते हैं, वल्कनाइज, आगे पढ़ेंगे, वल्कनाइज्ड रबर। तो इसका मतलब वो भी किसमें आ जाएगा, सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा। नेचुरल रबर तो तुम्हारा क्या है ये, और सल्फर कहां से आ गया, सिंथेटिक पार्ट हो गया इसका, वगैरह वगैरह। तो बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोर्स। समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है, ये हम अक्सर तो डालते रहते हैं, है ना। यूट्यूब अगर देख रहे होगे तो मेरा नंबर तो तुम्हारे पास हो गई होगा, खैर ठीक। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये सर क्वेश्चन नहीं आया या पॉइंट समझ में नहीं आया, तो अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हो। अब बेटा तीसरा क्लासिफिकेशन लेने जा रहे हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं, उसका बेटा नाम है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़े जाते हैं ना, जब मोनोमर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़े जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनती है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमेरिक चेन। बहुत सारी बनती हैं, हजारों बन सकते हैं। तो इसमें जो होता है, वो जो पॉलीमर की चेन्स होती हैं, अब उनका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसे रखा जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे उन्हें हम सेटिंग करते हैं उनकी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। तो भाई साहब इस बेस पर भी ये तीन टाइप के होते हैं, इस बेस पर भी ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले बेटा होते हैं लीनियर पॉलीमर्स, दूसरे बेटा होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। अभी सब क्लास में याद हो जाएगा, ब्रांच्ड पॉलीमर। और तीसरे बेटा जो होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर लगाने की जरूरत है नहीं, चलो लगा देते हैं, तुम्हारा क्या भरोसा है। ब्रांच्ड पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये बेटा तीन तरह के पॉलीमर्स होते हैं। बाद में मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे लेंगे, तो अभी मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं ना। तो लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जो पॉलीमर की चेन्स होती है ना, जो पॉलीमर की चेन्स होती हैं वो ऐसे एक दूसरे के लीनियर पैटर्न में अरेंज होती हैं। जो पॉलीमर्स की चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लीनियर पैटर्न में अरेंज होती हैं। आप कल्पना करिए कि आप जो लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े लेके आए, फ्लैट है ना, लकड़ी के इस तरह के स्लैब लेके आए आप, ऐसे लकड़ी के लकड़ी मान लो, किसी मान लो लोहे के मान लो, इस तरह के लकड़ी से हम लोग पटरे कहते हैं, ये लेके आया लकड़ी के बहुत सारे इस तरह के आप टुकड़े लेके आए, फ्लैट है एकदम ये। अब इनको लगाने के स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपने एक स्लैब रखा, एक पटरा रखा, उसके ऊपर दूसरा रखा, उसके ऊपर तीसरा रखा, या आप मान लिया आपके पास बुक्स हैं, मान लिया बहुत सारी आपके पास किताबें हैं और आपने एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखते चले गए और आपको कभी बीच वाली किताब निकालने की जरूरत पड़ी। जैसे मेरे पास बहुत सारी हजारों किताबें होंगी, ऊपर लाइब्रेरी बनी हुई छत पे हमारे बना रखे मैंने, तो उसमें बहुत सारी हर साल किताबें इतनी आती दी जाते हैं पब्लिशर ना, तो हम लोग किताबें फेंकते थोड़ी हैं, कुछ बच्चों को बांट देते हैं क्लास में। जैसे आप क्लास में टेस्ट लिया, अच्छे नंबर ले आए तो बांट देते हैं। कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है, तो बहुत सारी बुक्स पड़ी होंगी, हर साल सैकड़ों किताबें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं बच्चों को ना। तो ऐसे हमने बुक्स लाइन से लगा दिया एक दूसरे के ऊपर, इतनी ज्यादा होती है कि जगह नहीं रहती ना, एक दूसरे ऊपर बहुत ज्यादा उनका काम भी नहीं पड़ता है। लेकिन बाई चांस का जो मूड वाला है किताब में पॉइंट देख ले, अब वो किताब यहाँ बीच में रखी हुई है, 15-20 किताबें नीचे रखी हैं, 15-20 किताबें ऊपर रखी हैं, तो इन बीच वाली किताब हम खींच के निकाल नहीं पाएंगे।
अगर निकालेंगे तो पूरा ढेर गिर जाएगा, पहली बात बहुत ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि इन बुक्स की जो पैकिंग है वो बहुत ही क्लोज हुई है। ये जो पॉलीमर की जो चेन्स हैं इनकी बेटा जो पैकिंग है वो काफी क्लोज पैकिंग है। पैकिंग समझते हो ना, अरेंजमेंट काफी क्लोज पैकिंग है। तो इसका मतलब लीनियर पॉलीमर में क्या होता है बेटा, पॉलीमर चेन्स आर लीनियरली अरेंज्ड। पॉलीमर चेन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, लीनियर पैटर्न में अरेंज होती हैं, है ना, इन क्लोज पैकिंग ऐसे अरेंज होती है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं जाहिर सी इनकी पैकिंग बहुत क्लोज है, मतलब बहुत एक दूसरे के पास पास इनके चेन्स आ जाते हैं। अब तुम बीच की चेन को निकालने की कोशिश करोगे, निकाल थोड़ी पाओगे। और जब पैकिंग क्लोज होगी तो बेटा इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए टीएस वर्ड लिखा कर एक बार लिख देता हूं मैं, इन टीएस लिखा कर, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है पुलिंग पावर, अगर खींचे तो जल्दी ना टूटे, अगर आप इसे खींच रहे हैं तो जल्दी नहीं टूटेगा, तो उसे बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई है। इनके बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े ज्यादा होते हैं, डेंसिटी भी थोड़ी इनकी ज्यादा ही होती है, वगैरह वगैरह। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते हैं, है ना, लो इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। अब बहुत सारे इसमें पॉलीमर आते हैं लीनियर पॉलीमर में, आगे पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। लीनियर पॉलीमर में, है ना, हालांकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी इसमें आती है, इसमें नाइलॉन्स भी आते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी इसमें आती है, इसमें बेटा नाइलॉन्स भी आ सकते हैं। तो एक पॉलीमर कई सारे एग्जाम्पल में आ सकता है, उसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन करेंगे आगे हम लोग, परेशान मत हो। ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा? अच्छा, आपने क्या किया, जल्दबाजी में थे, किताबें बहुत सारी लेके आए और ऐसे डाल दिया मेज पे, तो सब उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब पैकिंग तुमने काफी लूज कर रखी है उसकी, कोई किताब कहीं से खींच के निकाल सकते हो। ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है, जो पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं उनमें बेटा आगे कहीं जाकर के बीच बीच में ऐसी ब्रांचिंग हो जाती है, पॉलीमर की चेन्स में इस तरह की ब्रांचिंग हो जाती है। अगर आप गांव देहात के रहने वाले हो तो एक तुम्हें एग्जाम्पल दे, और इतना तो सभी लोग जानते हैं, अरहर जानते हो ना, अरहर जब गांव देहात में अरहर कट जाती है, हालांकि मैं गांव देहात का रहने वाला नहीं, मैं तो लखनऊ का ही हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जानते नहीं है। लखनऊ में बहुत सारे इलाके पहले गांव में ही थे, हम लोग बचपन में लखनऊ में रहते थे, इधर एयरपोर्ट के आसपास, तो वो पूरा गांव था, जंगल था पूरा, अब शहर बस गया है ना। आज से बहुत साल पहले तो जंगली हम लोग के भी खेते थे, वो करते थे, तो जानते तो सब वही है, लखनऊ रहने मतलब थोड़ी जानते नहीं। तो उसमें कहा, जब अरहर के खेत से अरहर कट के आती थी तो उससे दाने वाने निकाल लिए जाते थे, जो उसकी फलियां होती दाने निकाल लिए जाते हैं, और फिर जो अरहर की जो डंडियां बसती थी, प्लांट होता है ना, डंडियां बसती तो वो कहीं एक कोने में डाल दी जाती थी, उसे हम लोग झांकर कहते थे। डंडियां ऐसे डाल दी जाती तो एक डंडी दूसरी डंडी पे लगी, देखा हुआ जैसे झाड़ी वाड़ी टाइप की चीज होती है ना, तो एक डंडी हम चाहें तो बीच से ऐसे निकाल सकते थे। वो अलग बात है कि थोड़ी बहुत उसमें जो उनकी ब्रांचेज होती थी वो टूट जाती थी, तो वही है लूज पैकिंग है ना, वो ऐसा वैसे पड़ा हुआ है। लोग अपने देखा होगा खेतों किनारे लगाते हैं ताकि उसमें छोटे मोटे जानवर अंदर ना आ पाए, है ना, कुछ कांटे वेटे डाल देते हैं उस तरह के, तो उसमें मतलब लूज पैकिंग है ना वो। अगर हम चाहें तो बीच की एक पॉलीमर चेन को खींच के निकाल भी सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग विल टेक प्लेस, है ना, ब्रांचिंग, हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा, लिखने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। ब्रांचिंग टेक्स प्लेस इन चेन, जो पॉलीमर की बेटा चेन्स होती हैं उनमें ब्रांचिंग हो जाती, पैकिंग क्या होती है, काफी लूज पैकिंग होती है। पैकिंग बेटा जो होती है वो काफी उसमें लूज पैकिंग होती है, लूज पैकिंग होती है। और लूज पैकिंग होने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स या जो चेन्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन से जुड़ी हुई नहीं है, तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, थोड़े कम होंगे, इनके एमपीबी थोड़े कम होंगे, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होगी, इनकी डेंसिटी भी थोड़ी कम होगी, समझ जाओ, है कि नहीं, इनके कंपेरिजन में सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक। और जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है एग्जाम्पल में,
लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो इसी में आ सकती है। रबर रबर भी है वो भी इसमें आ सकते हैं ब्रॉन्ज पॉलीमर में। थोड़ा इलास्टिसिटी भी होती है इनके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर में बेटा क्या होता है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में क्या होता है, पहले एग्जांपल दें आपको। जैसे मान लिया आपको घर में आपको घर बनाना है, तो जब घर बनता है तो बेटा आपने पहले ईंट लगाई एक लेयर, और फिर इसके ऊपर वो सीमेंट बालू मोरंग जो होता है कंक्रीट होती है वो रखी जाती है ना, मसाला जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ लखनऊ की भाषा में उसे मसाला कहते हैं, सभी कहीं ऐसे बोलते होंगे वैसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीमेंट और मोरंग का जो मिक्सचर है पानी में मिला के यहाँ रखे, फिर दूसरी ईंट रखते हैं। अब बताओ ये मजबूती आ गई कि नहीं आ गई, दोनों लेयर के बीच में काफी मजबूती आ गई। लेकिन जब मकान बन रहा होता तो हो सकता है जो मकान में काम करने वाले लेबर हैं वो भी घर के बाहर एक छोटा सा अपनी झोपड़ी डाल लेते हैं, ईंटें तो काफी होते ही हैं। तो आपके घर के बाहर जो ईंट है वो क्या करते हैं, टेम्परेरी मकान बना लेते हैं, जब तक मकान बनेगा तब तक वो रहते हैं वहीं। तो एक ईंट रखा, दूसरी एक ईंट के ऊपर ईंट रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। तो क्या ये मजबूत पैकिंग है क्या, बीच में मसाला थोड़ी भरा हुआ है, बीच में कोई बाइंडिंग मटेरियल तो है नहीं, तो उनकी दीवार जब चाहो तब तोड़ सकते हो, एक लात मारी टूट जाएगा। कई बार गुस्से में आदमी मान नहीं देता दीवार पे, ये फूट देंगे, ये दीवार नहीं टूटे तुम्हारा पैर टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होता है, जो पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं, ये पॉलीमर की चेन्स मान लिया है, तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं। क्रॉस लिंक बनने का मतलब कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं। दो पॉलीमर की चेन को जोड़ने के लिए कम से कम दो बॉन्ड तो चाहिए। इस तरह के क्रॉस लिंक मतलब बॉन्ड है, क्रॉस लिंक्स का मतलब इस तरह के बॉन्ड बन जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड भी कभी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्रॉस लिंक बन जाते हैं। इसका मतलब है क्रॉस लिंक्स का मतलब बॉन्ड समझिए आप, क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड, है ना, बिटवीन पॉलीमर चेन्स। जो पॉलीमर की चेन्स होती हैं उनके बीच बीच में बेटा क्रॉस लिंक बन जाते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब ये बॉन्ड्स होते हैं। आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी स्ट्रक्चर के बेस से बता रहे हैं, तो जितना बता रहे हैं उतना सुन लीजिए। जैसे इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, बेकेलाइट, और बहुत सारे होते हैं, मिलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, वो सब क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट। नोअल एक रेजिन होता है, जो फिनॉल पढ़ा है तो मैंने बताया था, है ना। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गए, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई होगा, एमपी बीपी तो और ज्यादा ही होगा, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होगी, वेरी हाई लिख सकते हो। इलास्टिसिटी तो ज्यादा इनके अंदर होती ही नहीं, बहुत ही ब्रिटिल होते हैं, हार्ड होते हैं। ये ब्रिटलनेस इनके अंदर होती है, ब्रिटिल होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो टूट सकते हैं। हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े से कम सॉफ्ट, ये भी थोड़ा सा बीच में आते हैं लगभग। ये सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट और हार्ड के बीच में मान सकते हो लीनियर पॉलीमर। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आप पॉलीमर के बेस पे, और आपने पढ़ लिया पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर के आधार पे। ये तीसरा क्लासिफिकेशन था बेटा। तो एक आपने और पढ़ लिया, एग्जाम्पल के चक्कर में तुम पढ़ना मत, एग्जाम्पल सब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा। जैसे हम बाद में एक पॉलीमर का नाम लेंगे और उस पॉलीमर के बारे में आपसे हम 7-8 जानकारी पूछेंगे। हम पूछेंगे होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, हम पूछेंगे लीनियर है कि ब्रांच्ड है कि क्रॉस लिंक्ड है, हम पूछेंगे सिंथेटिक है कि नेचुरल है कि सेमी सिंथेटिक है, हम आपसे पूछेंगे ये बना कैसे, इसका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हम आपसे ये भी पूछेंगे इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हम आपसे ये भी पूछेंगे इसकी बनने की मैकेनिज्म क्या रही होगी। मतलब एक पॉलीमर के बारे में हम 10-12 पॉइंट तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब लेंगे, परेशान मत हो, जो पढ़ा रहे पढ़ते जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम स्ट्रक्चर नहीं ले रहे बेटा, हम लेने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स भी तो कुछ काम करता होगा। पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं
या जो मोनोमर्स वाला होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो बनता होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फोर्स की बात आती है तो आमतौर पर हम लोग पॉलीमर की जो चेन्स होती है उनके बीच फोर्स लेते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए हुए हैं तो उसमें तो कोई ना कोई बॉन्ड बना ही होगा, है ना। लेकिन अगर पॉलीमर की चेन आपने बना लिया तो उन चेन के बीच में भी तो कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। ये कभी वंडरवाल फोर्स होगा, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कुछ स्पेशल केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह भी बन सकते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर ये बेटा 4 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर फिर मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे बेटा पहले होते हैं इलास्टोमर्स, दूसरे बेटा होते हैं फाइबर्स, दूसरे होते हैं फाइबर्स, तीसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, तीसरे बेटा होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, और चौथे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है जो मॉलिक्यूलर फोर्स हैं उनके बेसिस पर फिर से बेटा ये 4 टाइप के हो गए। पहले बेटा आते हैं इलास्टोमर्स, दूसरे फाइबर्स, तीसरे थर्मोप्लास्टिक्स और चौथे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक एक करके बात करते हैं। इलास्टोमर्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फोर्स, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स को शॉर्ट में एमएफ लिख देंगे ना, ठीक है ना। इलास्टोमर्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं, लाइक वंडरवाल फोर्स। ज्यादातर में बेटा वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, लाइक वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस भी तो कई टाइप के होते हैं, बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको, हमने बताया था वंडरवाल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर होगा, इंड्यूस डाइपोल जिसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, इसी को लंडन फोर्सेस या इसी को डिस्पर्सन फोर्सेस भी नाम दिया था मैंने। और एक और बताया था आयन डाइपोल, मतलब ये 4 मेन होते हैं, आयन और किसी डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल के बीच होते हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं। नॉर्मली ये लंडन फोर्सेस होते हैं, नॉर्मली बोला बेटा मैंने। अब कोई पॉलीमर तुम ढूंढ डाल के लिया, बोलो सर आपने तो ये बताया था, वंडरवाल फोर्स में तो आ ही जाएगा वो। लंडन फोर्सेस का मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करता है आमतौर पर वो कैसा होता है, वंडरवाल फोर्स कहलाएगा। और उसे डिस्पर्सन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज भी कहते हैं। तो ये इलास्टोमर्स के बारे में, इनका मतलब इनके अंदर इलास्टिसिटी भी होगी। और इलास्टोमर्स में जो होता है, ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है बहुत कम होती है। मान लीजिए इलास्टोमर की 2 चेन है, एक आध क्रॉस लिंक बीच में बन जाता है। तो इनमें बेटा होता है क्या, इलास्टोमर की खास बात होती है, ये इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, हाईली इलास्टिक। ये हाईली इलास्टिक होते हैं, मतलब अगर आप इनको स्ट्रेच करोगे तो ये अपनी नॉर्मल लंबाई के 10 गुना स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेच्ड 10 times देन नॉर्मल लेंथ। जो इनकी नॉर्मल लेंथ होती है उसके कंपेरिजन बेटा 10 गुना तक खींच जाते हैं, लेकिन फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं एंड रिटर्न्स बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रेच क्यों हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम। सुन लो, अंदर के सब सवाल यही होते हैं। कहेगा स्ट्रेच क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स काफी वीक होते हैं इनके, इसलिए आराम से खींच जाते हैं। पूछेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा क्यों आ जाते हैं। पहले आपने कोई रबड़ बैंड लिया, खींचा, खींच जाएगा, छोड़ोगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल आने की टेंडेंसी किस वजह से होती है, ड्यू टू दीज क्रॉस लिंक्स एंड रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंक्स। जो क्रॉस लिंक बहुत इक्का दुक्का बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते, ज्यादा बन जाएंगे तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा।
थोड़े से एक दो क्रॉस लिंक बनते हैं इसमें भी, लेकिन वो क्रॉस लिंक बहुत वीक भी होते हैं, और लेकिन यही क्रॉस लिंक उसको दोबारा शेप में लाने का भी काम करते हैं। मान लिया आपके कोई जोर से मुंह पे एक मुक्का मार दे, सब पूरे जबड़े की मसल उसी हिल जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड होंगे जो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ला रहे हैं। तो इलास्टोमर्स मतलब मजाक में बताया मैंने, इलास्टोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक समझिए आप। अब एग्जांपल में क्या है, रबर आ सकते हैं इसमें ना, ज्यादातर रबर्स आते हैं, रबर्स जो होते हैं इसमें आते हैं। लो डेंसिटी पॉलिथीन वाला भी आ सकती है ना, लो डेंसिटी पॉलिथीन होती है वो भी इसमें आ सकती है, ज्यादातर रबर्स इसमें आते हैं। वैसे फाइबर्स बेटा क्या होंगे, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो यार स्ट्रॉन्ग होते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब याद रखना। जैसे कि डाइपोल वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन भी कह सकते हो, दोनों मॉलिक्यूल मान लिया पोलर हो गए। और जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाला बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं जो पॉलीमर चेन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइपोल वंडरवाल फोर्स मेन फोर्स होते हैं फाइबर्स, मतलब ऐसे मान के चलिए आप। और इनके अंदर बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इनकी तो बहुत कमी होती होगी, लिखने की जरूरत नहीं थी, वो हाई होती है। और ये है ना बहुत ही लेस इलास्टिक, बहुत कम इलास्टिसिटी होती है। आप चाहो तो इन्हें नॉन इलास्टिक भी बोल सकते हो। वैसे ज्यादा इलास्टिसिटी नाम की चीज ही नहीं होती इसमें, मतलब स्ट्रेच करोगे तो खींचेंगे। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है तो अपने आप ही नॉन इलास्टिक हो जाएंगे, जब खींचोगे तो खींचेंगे नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है तो नॉन इलास्टिक तो अपने आप ही हो गए। तो फाइबर्स जो होते हैं इनमें बेटा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं काफी हाई होते हैं। ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो याद रखना, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े हाई होंगे। ये सब तो अपने आप ही आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। बहुत मजबूत होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने पर बहुत मजबूत होते हैं। इसके एग्जांपल में ज्यादातर बेटा नाइलॉन्स आते हैं, पढ़ेंगे आगे। नायलॉन की बहुत सारी वैरायटी होती है, ज्यादातर जो होते हैं इसमें नायलॉन्स आते हैं। उस पे आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स पर। थर्मोप्लास्टिक्स बेटा क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम। मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर्स।